क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि बाद में समझ आया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? दिलचस्प बात यह है कि ये गलती हम अनपढ़ होने की वजह से नहीं करते। अक्सर ये गलत फैसले पढ़े लिखे, समझदार और अनुभवी लोग भी लेते हैं। हम मानते हैं कि हम सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर फैसले हम बिना सोचे ही कर चुके होते हैं। दिमाग ने पहले तय कर लिया होता है और तर्क बाद में आते हैं, सिर्फ उसे सही साबित करने के लिए। Why smart people still make mistakes? यही कारण है कि लोग निवेश में गलती करते हैं, रिश्तों में गलत चुनाव करते हैं और आत्मविश्वास से भरे ऐसे फैसले लेते हैं जो बाद में नुकसान पहुंचाते हैं। समस्या जानकारी की कमी नहीं है, समस्या ये है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम उसे कैसे समझते नहीं हैं। इसी छुपी हुई सच को उजागर करती है ये किताब, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। इस किताब के लेखक डैनियल कहनमान बताते हैं कि हमारा दिमाग एक नहीं बल्कि दो अलग अलग तरीकों से सोचता है। ये किताब इसलिए आज जरूरी है क्योंकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां फैसले तेजी से लेने पड़ते हैं, लेकिन गलतियों की कीमत बहुत भारी होती है। इस भाग में आप सीखेंगे कि आपके दिमाग के अंदर असल में क्या चल रहा होता है। 2 सिस्टम्स। किताब के अनुसार हमारे दिमाग में 2 सिस्टम होती हैं। पहला सिस्टम बहुत तेज है, ये अपने आप काम करता है। ये भावनाओं, आदतों और अनुभवों के आधार पर तुरंत निष्कर्ष निकाल लेता है। दूसरा सिस्टम धीमा है, ये सोचता है, गणना करता है और मेहनत मांगता है। समस्या ये है कि हम मानते हैं कि दूसरा सिस्टम ज्यादा काम करता है, जबकि सच्चाई ये है कि पहला सिस्टम ज्यादातर फैसले पहले ही ले चुका होता है। रियल लाइफ कनेक्शन। जब आप किसी इंसान को पहली बार देखकर राय बना लेते हैं, जब किसी खबर को बिना जांचे सच मान लेते हैं, या जब कोई ऑफर बहुत अच्छा लगने लगता है, वहां आपका तेज सिस्टम काम कर रहा होता है। धीमा सिस्टम अक्सर आलसी होता है, वो बस सिर हिला देता है और कहता है ठीक है, यही सही होगा। अगले भाग में हम समझेंगे कि ये तेज सोच इतनी ताकतवर क्यों है और कैसे ये बिना हमारी अनुमति के हमारे फैसलों पर कब्जा कर लेती है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है, हमारे अपने दिमाग की। जरा ध्यान दीजिए, आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, रास्ता पहचानते हैं, लोगों के चेहरे देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि वे खुश हैं या गुस्से में। इन सब के लिए आप रुककर सोचते नहीं हैं, दिमाग अपने आप काम करता है, बिना आपसे पूछे। यही वो ताकत है जो हमें जिंदा रहने में मदद करती है, लेकिन यही ताकत हमें बार बार गलत भी साबित करती है। ऑटोमैटिक थिंकिंग इन डेली लाइफ। कानमैन बताते हैं कि तेज सोच वाला सिस्टम लगातार सक्रिय रहता है। ये हर समय दुनिया को समझने की कोशिश करता है, खतरा है या नहीं, भरोसा किया जा सकता है या नहीं, कुछ सामान्य है या कुछ अजीब। ये सिस्टम थकता नहीं, सवाल नहीं करता, और सबसे अहम बात, ये कभी रुकता नहीं है। इस किताब का एक बड़ा उद्देश्य यही है कि हम इस तेज सोच को पहचानना सीखें, क्योंकि जब तक हमें यह पता ही नहीं होगा कि निर्णय कहां से आ रहे हैं, हम उन्हें सुधार भी नहीं सकते। इस हिस्से में आप जानेंगे कि दिमाग शॉर्टकट क्यों पसंद करता है। Why the brain loves shortcuts? दिमाग ऊर्जा बचाना चाहता है, गहराई से सोचना मेहनत मांगता है, इसलिए तेज सिस्टम पैटर्न ढूंढता है। अगर कुछ पहले देखा है, सुना है या महसूस किया है, तो वही चीज दोबारा सच लगने लगती है। इसे किताब में मानसिक आराम कहा गया है, जहां चीजें समझने में आसान लगती हैं और इसलिए सही लगती हैं। कॉग्निटिव ईज इन रियल लाइफ। यही कारण है कि बार बार दोहराई गई बातें हमें ज्यादा भरोसेमंद लगती हैं। सरल भाषा, साफ चेहरा, जाना पहचाना नाम, ये सब हमें बिना तर्क के आश्वस्त कर देते हैं। दिमाग कहता है अगर ये आसान लग रहा है तो जरूर सही होगा। लेकिन यहीं से खतरा शुरू होता है, क्योंकि जो आसान लगता है वो हमेशा सही नहीं होता। अगले भाग में हम समझेंगे कि दिमाग कैसे अधूरी जानकारी से पूरी कहानी बना लेता है और हमें पता भी नहीं चलता। ये किताब दिखाती है कि जो बात आपको सबसे आसान लगती है, वही सबसे ज्यादा भ्रामक हो सकती है। अब सोचिए, आपने आखिरी बार कब किसी आसान सच पर आंख बंद करके भरोसा किया था? अगर ये सूच आपको रुकी हुई लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इंसान अधूरी कहानियों से भी पूरा भरोसा बना लेते हैं। थोड़ी सी जानकारी मिलते ही दिमाग कह देता है समझ गया। हमें लगता है कि हमने पूरी तस्वीर देख ली है, जबकि असल में हमने सिर्फ कुछ टुकड़े ही देखे होते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें अपनी इस अधूरी समझ का एहसास भी नहीं होता।
वॉट यू सी इज ऑल देयर इज। कहनमैन इस मानसिक आदत को एक सरल सिद्धांत में समझाते हैं कि जो दिख रहा है वही सब कुछ है। दिमाग गायब जानकारी को ढूंढने की कोशिश नहीं करता, वो जो सामने होता है उसी से एक कहानी बना लेता है, और क्योंकि वो कहानी संगठित और साफ लगती है, हम उसे सच मान लेते हैं। वाई दिस मैटर्स। ये किताब बार बार ये चेतावनी देती है कि हमारी सबसे बड़ी गलती झूठ पर भरोसा करना नहीं है, बल्कि अधूरी सच्चाई पर पूरा भरोसा करना है। यही कारण है कि हम लोगों को जल्दी जज करते हैं, परिस्थितियों को गलत समझते हैं और अपने फैसलों को बाद में सही ठहराते हैं। हाउ कोहेरेंट स्टोरीज फूल अस। दिमाग को सटीकता से ज्यादा कहानी की स्पष्टता पसंद है। अगर घटनाएं आपस में जुड़ी हुई लगें तो हमें सब कुछ तार्किक लगता है। हम ये नहीं पूछते कि क्या कुछ गायब है या क्या कोई दूसरा कारण भी हो सकता है। इस तरह आत्मविश्वास बढ़ता है, लेकिन सच्चाई नहीं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक बार गलती की, हम तुरंत उसकी पूरी छवि बना लेते हैं। या किसी बिजनेस की एक सफलता देखकर हम मान लेते हैं कि वो हमेशा सफल रहेगा। दिमाग ने कहानी पूरी कर ली, भले ही डेटा अधूरा हो। अब सवाल ये है, अगर हमारा दिमाग अधूरी जानकारी से इतना आश्वस्त हो सकता है, तो हम आंकड़ों और संख्याओं को इतनी आसानी से क्यों नजरअंदाज कर देते हैं? अगले भाग में हम इसी कमजोरी को समझेंगे, जब दिमाग संख्याओं से हार मान लेता है। हम सभी आंकड़ों पर भरोसा करने की बात करते हैं, लेकिन सच ये है कि जैसे ही संख्या सामने आती है, दिमाग असहज हो जाता है। हम एक कहानी सुनना पसंद करते हैं, किसी व्यक्ति का उदाहरण, किसी एक घटना का असर, लेकिन जब ठंडे आंकड़े सामने आते हैं तो हम उनसे दूरी बना लेते हैं। द ब्रेन वर्सेस स्टैटिस्टिक्स। कहनमैन बताते हैं कि हमारा दिमाग सांख्यिकीय सोच के लिए बना ही नहीं है। तेज सोच वाला सिस्टम कारण ढूंढता है, इरादे खोजता है और पैटर्न बनाता है, लेकिन आंकड़े धैर्य मांगते हैं, तुलना चाहते हैं और भावनाओं से दूर रहते हैं। द लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स। इसी वजह से हम एक छोटी सी जानकारी से बड़े निष्कर्ष निकाल लेते हैं। अगर 2-3 उदाहरण एक जैसे हों तो दिमाग मान लेता है कि नियम बन गया, जबकि सच्चाई ये है कि छोटे नमूने हमेशा भ्रामक होते हैं। हम इसे संयोग नहीं मानते, हम इसे कारण समझ लेते हैं। पैटर्न्स वेयर नन एग्जिस्ट। दिमाग को अनिश्चितता पसंद नहीं, इसलिए जहां कुछ भी साफ नहीं होता वहां भी वो पैटर्न बना लेता है। स्टॉक मार्केट, खेल या जीवन की घटनाएं, हम हर जगह संकेत ढूंढते हैं, पर ज्यादातर समय वे संकेत असली नहीं होते। रियल लाइफ कॉस्ट। यही कारण है कि लोग 1-2 सफल अनुभवों के बाद खुद को विशेषज्ञ समझने लगते हैं, या एक असफलता के बाद किसी पूरे तरीके को गलत मान लेते हैं। आंकड़े कहते हैं रुको, लेकिन दिमाग कहता है समझ गया। तो अगर आंकड़े हमें गुमराह कर सकते हैं और छोटे नमूने हमें धोखा दे सकते हैं, तो सवाल उठता है कि हम भविष्य के बारे में इतने आत्मविश्वास से भविष्यवाणी कैसे कर लेते हैं। अगले भाग में हम इसी भ्रम को तोड़ेंगे। ये किताब याद दिलाती है कि कुछ उदाहरण सच नहीं बनाते। अब सोचिए, आपने आखिरी बार कब कम जानकारी पर बड़ा फैसला लिया था? अगर ये बात आपके भीतर कुछ हिलाती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपने कभी किसी घटना के बाद कहा है, मुझे पहले से पता था कि ऐसा ही होगा? ये वाक्य बहुत सामान्य है, लेकिन यही वाक्य हमारे दिमाग की सबसे बड़ी चाल को छुपाए हुए है। हम मान लेते हैं कि हम भविष्य समझते हैं, जबकि असल में हम अतीत को दोबारा लिख रहे होते हैं। Why we trust our predictions? कहनमैन बताते हैं कि इंसान को अनिश्चितता असहज करती है, इसलिए दिमाग घटनाओं को एक साफ सुथरी कहानी में बदल देता है। जब कहानी समझ में आ जाती है तो आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है, भले ही वो कहानी अधूरी हो या पूरी तरह गलत ही क्यों ना हो। इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किताब इसे समझ का भ्रम कहती है। हमें लगता है कि हम दुनिया को समझते हैं, कारण जानते हैं और भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन असल में हम यादृच्छिक घटनाओं को तर्क की माला में पिरो देते हैं। ये भ्रम हमें जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी बना देता है। हाइंडसाइट मेक्स अस ओवर कॉन्फिडेंट। घटना हो जाने के बाद सब कुछ साफ दिखने लगता है, कारण स्पष्ट लगते हैं, गलतियां दिखने लगती हैं, लेकिन ये स्पष्टता असली नहीं होती। ये सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि परिणाम हमें पहले से पता है। यही पिछली समझ भविष्य की गलतियों को जन्म देती है। रियल लाइफ डैमेज।
यही कारण है कि बिजनेस में लोग बार बार वही गलती दोहराते हैं। नेता, विशेषज्ञ, निवेशक सब अपने आत्मविश्वास पर भरोसा करते हैं, जबकि इतिहास बताता है कि ये आत्मविश्वास अक्सर बिना आधार का होता है। तो अगर हमारा आत्मविश्वास हमारी समझ का प्रमाण नहीं है, तो सवाल ये है, क्या किसी और तरीके से बेहतर फैसले लिए जा सकते हैं? अगले भाग में हम देखेंगे कि क्यों सरल नियम और सूत्र अक्सर इंसानी अंदाज से बेहतर होते हैं। हम आम तौर पर मानते हैं कि अनुभव और अंतर्ज्ञान सबसे अच्छे फैसले दिलाते हैं। अगर कोई व्यक्ति सालों से किसी काम में है तो हम मान लेते हैं कि उसकी फीलिंग सही ही होगी। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि कई बार एक साधारण नियम किसी बड़े विशेषज्ञ से बेहतर फैसला कर लेता है। एक्सपर्ट्स वर्सेस फॉर्मूलाज। कहनमैन बताते हैं कि जब इंसानी निर्णयों की तुलना सरल गणितीय सूत्रों से की गई तो हैरान करने वाले नतीजे सामने आए। चाहे डॉक्टर हों, जज हों या इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी, एक जैसे नियमों पर आधारित फैसले अक्सर ज्यादा सटीक साबित हुए। इंसान भावनाओं से भटक जाता है, सूत्र नहीं। Why algorithms often win? सूत्र थकते नहीं, मूड में नहीं आते और किसी एक केस से प्रभावित नहीं होते। वे हर स्थिति को एक ही मापदंड से देखते हैं। इंसान इसके उलट हर नई जानकारी को अलग वजन दे देता है। यही असंगतता फैसलों को कमजोर बनाती है। स्टेबल वर्ल्ड्स एंड रियल एक्सपर्टीज। इसका मतलब ये नहीं कि इंसानी अंतर्ज्ञान बेकार है। जहां माहौल स्थिर हो, नियम साफ हो और फीडबैक जल्दी मिले, वहां असली विशेषज्ञता पनपती है, जैसे शतरंज या संगीत। लेकिन अनिश्चित दुनिया में आत्मविश्वास अक्सर भ्रम बन जाता है। एवरीडे डिसीजंस। हम अपने जीवन में छोटे नियम बना सकते हैं। खरीदारी, निवेश या जरूरी फैसलों में पहले से तय मानदंड भावनाओं से बचाते हैं। ये सोचने की आजादी नहीं छीनते, बल्कि गलतियों को सीमित करते हैं। अब सवाल ये है कि अगर नियम हमें बेहतर फैसले दिला सकते हैं, तो हम जोखिम और नुकसान के मामलों में इतनी बार गलत क्यों हो जाते हैं? अगले भाग में हम समझेंगे कि नुकसान हमें लाभ से ज्यादा क्यों डराता है। ये किताब दिखाती है कि हर जगह फीलिंग पर भरोसा करना समझदारी नहीं है। अब सोचिए, आपके जीवन का कौन सा फैसला एक सरल नियम से बेहतर हो सकता था? अगर ये विचार उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल्पना कीजिए, आपको 100 रुपए मिलते हैं। अब कल्पना कीजिए, आपके 100 रुपए खो जाते हैं। दोनों स्थितियों में रकम एक ही है, लेकिन एहसास बिल्कुल अलग। ज्यादातर लोगों के लिए नुकसान का दर्द लाभ की खुशी से कहीं ज्यादा तेज होता है। यही भावनात्मक असंतुलन हमारे कई फैसलों को चुपचाप नियंत्रित करता है। द इमोशनल वेट ऑफ लूजिंग। कहनमैन बताते हैं कि हम नुकसान को सामान्य घटना नहीं मानते। दिमाग इसे खतरे की तरह दर्ज करता है। इसलिए नुकसान से बचने के लिए हम ऐसे फैसले भी ले लेते हैं जो लंबे समय में हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। ये डर तर्क से नहीं, भावना से पैदा होता है। प्रॉस्पेक्ट थ्योरी एक्सप्लेन्ड। इसी सोच को समझाने के लिए किताब प्रॉस्पेक्ट थ्योरी पेश करती है। इसके अनुसार हम परिणामों को कुल लाभ या हानि के रूप में नहीं, बल्कि एक संदर्भ बिंदु से तुलना करके देखते हैं। लाभ हमें थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन नुकसान असहनीय। यही असमानता हमारी जोखिम लेने की क्षमता बदल देती है। फ्रेमिंग चेंजेस डिसीजंस। दिलचस्प बात यह है कि एक ही विकल्प अगर अलग तरीके से बताया जाए तो हमारा फैसला बदल सकता है। अगर किसी विकल्प को लाभ के रूप में दिखाया जाए तो हम सुरक्षित हो जाते हैं, और अगर उसे नुकसान के रूप में पेश किया जाए तो हम जोखिम लेने लगते हैं। तथ्य वही रहते हैं, पर निर्णय बदल जाता है। डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। लोग घाटे वाले निवेश को सिर्फ इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि वे नुकसान स्वीकार नहीं करना चाहते। नौकरी, रिश्ते, आदतें, कई बार हम वहीं अटके रहते हैं क्योंकि छोड़ना नुकसान जैसा लगता है। दिमाग भविष्य नहीं देखता, वो वर्तमान दर्द से बचता है। लेकिन अगर नुकसान का डर हमारे फैसलों को मोड़ सकता है, तो सवाल उठता है कि क्या हमारी यादें भी इसी तरह हमें धोखा देती हैं? अगले भाग में हम देखेंगे कि हमारा दिमाग अनुभव को कैसे यादों में बदलता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई अनुभव उस समय ठीक था, लेकिन बाद में याद करने पर या तो बहुत अच्छा लगता है या बहुत बुरा? अजीब बात यह है कि हम अपनी जिंदगी को जैसा जीते हैं वैसा याद नहीं रखते, और फैसले हमेशा यादों के आधार पर लिए जाते हैं, अनुभव के आधार पर नहीं। द टू सेल्व्स इनसाइड यू। कहनमैन इस हिस्से में एक गहरी लेकिन सरल बात कहते हैं। हमारे अंदर दो अलग अलग स्व होते हैं।
एक है अनुभव करने वाला स्व, जो हर पल जीता है। दूसरा है याद रखने वाला स्व, जो कहानी बनाता है। समस्या ये है कि इन दोनों की प्राथमिकताएं अलग होती हैं। एक्सपीरियंसिंग वर्सेस रिमेंबरिंग सेल्फ। अनुभव करने वाला स्व दर्द, खुशी, थकान सब महसूस करता है, लेकिन याद रखने वाला स्व पूरा हिसाब नहीं रखता। वो कुछ खास पलों को पकड़ लेता है, सबसे तेज पल और अंत का पल। यही याद बनती है और यही भविष्य के फैसले तय करती है। पीक एंड रूल एक्सप्लेन्ड। इसे किताब में पीक एंड नियम कहा गया है। इस नियम के अनुसार हम किसी अनुभव को उसकी पूरी अवधि से नहीं, बल्कि उसके सबसे तीव्र पल और उसके अंत से आंकते हैं। लंबा अनुभव थोड़ा खराब हो तो भी याद बेहतर हो सकती है अगर अंत अच्छा हो। रियल लाइफ इम्पैक्ट। यही कारण है कि लोग ऐसी छुट्टियां दोहराना चाहते हैं जो अंत में अच्छी रहीं, या किसी मुश्किल रिश्ते को सिर्फ कुछ अच्छे पलों के कारण पूरी तरह अच्छा मान लेते हैं। हम यादों के लिए जीते हैं, पलों के लिए नहीं। अब सवाल ये है कि अगर हमारी यादें ही हमारे फैसले चला रही हैं, तो खुशी को सही तरीके से मापा कैसे जाए? अगले भाग में हम समझेंगे कि खुश जिंदगी का मतलब दिमाग कैसे तय करता है। ये किताब दिखाती है कि हम जिंदगी जीते एक तरह से हैं, लेकिन याद किसी और तरह से रखते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपनी यादों के लिए जी रहे हैं या सच में अपने हर दिन के लिए? अगर ये सवाल आपको रुककर सोचने पर मजबूर करे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपसे अभी पूछा जाए, आप अपनी जिंदगी से कितने संतुष्ट हैं, तो आप तुरंत एक जवाब दे देंगे। लेकिन जरा रुकिए, क्या ये जवाब आपकी पूरी जिंदगी का सही प्रतिनिधित्व करता है या सिर्फ इस पल के मूड का? यही सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम खुशी को समझते कैसे हैं। What does a happy life really mean? कानमन बताते हैं कि हम अक्सर खुशी को एक बड़े सवाल में बदल देते हैं, मेरी जिंदगी कैसी है? लेकिन ये सवाल बहुत भारी है। दिमाग इसे आसान बनाने के लिए कुछ हाल की घटनाओं, सफलताओं या परेशानियों को पकड़ लेता है और उसी आधार पर पूरी जिंदगी का फैसला सुना देता है। मेजरिंग हैप्पीनेस द रॉन्ग वे। याद रखने वाला स्व पूरी जिंदगी का मूल्यांकन करता है, जबकि अनुभव करने वाला स्व हर दिन हर घंटे जीता है। समस्या ये है कि नीतियां, लक्ष्य और फैसले याद रखने वाले स्व के लिए बनाए जाते हैं, जबकि असली खुशी अनुभव करने वाले स्व के समय में छुपी होती है। टाइम, अटेंशन एंड डेली एक्सपीरियंस। कानमन बताते हैं कि हम अपना समय कैसे बिताते हैं, ये खुशी का सबसे बड़ा संकेतक है। लंबे लक्ष्य, बड़ी उपलब्धियां कुछ समय के लिए अच्छा महसूस कराती हैं, लेकिन रोजमर्रा का तनाव, थकान और बेचैनी धीरे धीरे जीवन की गुणवत्ता को खा जाती है। हम भविष्य की खुशी के लिए आज की कीमत चुकाते रहते हैं। What actually improves well-being? बेहतर जिंदगी का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा या उपलब्धि नहीं है। इसका मतलब है कम मानसिक बोझ, अधिक नियंत्रण और समय का बेहतर उपयोग। खुशी कोई बड़ी घटना नहीं, ये छोटे पलों का जोड़ है। तो अगर खुशी का असली माप हमारे रोज के अनुभवों में है, तो अंतिम सवाल ये है कि हम अपनी सोच और फैसलों को कैसे बेहतर बनाएं। अगले और आखिरी भाग में हम पूरी किताब के सबसे जरूरी सबक समेटेंगे। अब तक आपने ये साफ देख लिया होगा, हमारी ज्यादातर गलतियां बुद्धि की कमी से नहीं होती, वे आदत से होती हैं। हमारा दिमाग तेजी से काम करने के लिए बना है, सही काम करने के लिए नहीं, और यही एक पैटर्न बार बार हमारे फैसलों में उभर कर आता है। सिंकिंग फास्ट एंड स्लो की किताब असल में एक ही बात अलग अलग रूपों में समझाती है। हमारा तेज सोचने वाला सिस्टम हर जगह पहले पहुंच जाता है। वो कहानी बनाता है, भावनाओं से रंग भरता है और आत्मविश्वास दे देता है। धीमा सिस्टम अक्सर थकान, आलस्य या समय की कमी के कारण हस्तक्षेप ही नहीं करता। सबसे अहम बात यह है कि इन कमजोरियों को जान लेना उन्हें खत्म नहीं करता। आप जान सकते हैं कि आप पक्षपाती हैं, फिर भी वही गलती दोहरा सकते हैं। इसलिए किताब ये दावा नहीं करती कि इंसान पूरी तरह तर्कसंगत बन सकता है। ये किताब यथार्थवादी है और यही इसकी ताकत है। समाधान खुद को बदलने में नहीं, बल्कि फैसलों की संरचना बदलने में है। स्पष्ट नियम, पहले से तय मानदंड और भावनाओं से दूरी, यही बेहतर निर्णयों की नींव है। व्यक्तिगत जीवन हो या संगठन, अच्छी प्रणाली कमजोर इंसानों को भी बेहतर फैसले लेने में मदद करती है।
हर फैसला धीमा नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां दाव बड़ा हो वहां रुकना जरूरी है। खुद से पूछना कि क्या मैं कहानी पर भरोसा कर रहा हूं या आंकड़ों पर। यही छोटा सा विराम बड़ी गलती से बचा सकता है। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो आपको परफेक्ट नहीं बनाती, यह आपको ईमानदार बनाती है अपने दिमाग की सीमाओं के प्रति। और शायद यही बेहतर सोच की सबसे मजबूत शुरुआत है। ये किताब हमें सिखाती है कि समझदारी का मतलब तेज सोचना नहीं, सही जगह रुकना है। अब आखिरी सवाल, अगली बार कोई बड़ा फैसला लेते समय क्या आप अपने दिमाग को चुनौती देंगे? अगर ये पूरी यात्रा आपको उपयोगी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।